तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी रेलवे आरपीएफ परीक्षा 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर आप सभी के साथ एक चैलेंज लगाया जा रहा है कि इस क्लास के अंदर भूगोल के 50 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है जो कि आप सभी के लिए बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप सभी के साथ चैलेंज ये लगाया गया है कि आप सभी को 50 प्रश्न में से सिर्फ 40 प्रश्नों का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में एकदम सही सही देना है, जिससे कि दोस्तों इस बार वर्दी आप सभी की पक्की होने वाली है। क्योंकि स्टूडेंट आज की क्लास में आप सभी के लिए वो सारे प्रश्नों का संग्रह लिया गया है जहां से कि आप सभी के एग्जामिनर आपके प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी इस वर्दी के सपने को साकार करना चाहते हैं, आप सभी भी ये वर्दी पहनना चाहते हैं, तो आज के इस क्लास को आप लोग इन तक जुड़ देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए आप सभी एंड तक जोड़ देखिएगा और सारे प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। चलिए तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि यार भूगोल के जो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन होता है, बेसिक से हम लोग एकदम हाई लेवल में जाएंगे जहां से कि आप सभी के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांसेस है। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अ, इरे इरेटोस्थनीस, हेरोडोटस, हिप्पाकर्स या हिकेटियस। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है और आप सभी को फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि सर दूसरा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीसरा का ऑप्शन नंबर सी, यानी कुछ भी एनीथिंग जो भी आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर देते रहना, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हेरोडोटस, बी में दिया है हिकेटियस, सी में दिया हिप्पाकर्स और डी में दिया है इरेटोस्थनीस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का थर्ड नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। करे कि मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में कार्ल रिटर, बी में जीन ब्रोन्स, सी में हमबोल्ट और डी में हिप्पाकर्स। तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कार्ल रिटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का फोर्थ नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, करें कि भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। हेटनर, जीन ब्रून्स या एच 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 बोरेज या इरेडोस्थनीस। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का एच एच बोरोज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है
कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में आप सभी का पेसल, बी में डेविस, सी में पेंक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पेसल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन के जो आंसर होगा फटाफट कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का वेरेनियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा वेरेनियस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान का है? ऑप्शन नंबर ए में कोपरनिकस, बी में केपलर, सी में गैलीलियो और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कोपरनिकस को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए में ग्रह, बी में उपग्रह, सी में पुच्छल तारा और डी में ये सभी। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्रह हो जाएंगे, जो कि आप सभी के सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या होते हैं? सूर्य होते हैं, सॉरी ग्रह होता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? वेरेनियस, लेटर, टेलर या काट या कार्ल रिटर। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का काट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 12, 8, 9 या 8? पहले 12, 10, 9, 8। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्रहों की कुल संख्या की बात करें सौरमंडल में तो 8 हो जाएगा। सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो बृहस्पति, सबसे छोटे की बात करें तो बुध हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो 11 का जगह आप सभी का सी यानी कि उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, उपग्रह कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 12 नंबर की ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो 12 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि केपलर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 13 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 13 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21 जून को दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल का खोज किसने किया था? तो 14 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोपरनिकस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को जन्मदाता कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 16 नंबर प्रश्न है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? यहां पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ये भी प्रश्न आप सभी के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अपसौर कहा जाता है, यानी कि अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 17 नंबर की एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? अभी हम लोगों ने देखा कि दूर वाले दूरी को अधिकतम दूरी को हम लोगों ने अपसौर कहा था। तो न्यूनतम दूरी की अगर बात किया जाए तो आपसी के उपसौर कहा जाता है। उपसौर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो 18 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 89 हो जाएगा। 89 ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 19 नंबर प्रश्न है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 5, 8, 4 या 7? फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो 19 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभिनव तारा को कहा जाता है, विस्फोटक तारा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? पृथ्वी, शुक्र, सूर्य या चंद्रमा? तो तारा की बात करें तो सूर्य आप सभी की एक तारा है, ठीक है। सूर्य क्या एक तारा है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 22 नंबर की सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप सभी का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 23 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? बुध, प्लूटो, वरुण या बृहस्पति? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वरुण सबसे दूर स्थित एक ग्रह है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 24 नंबर की कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट की बात करें तो आपसी के बुध हो जाएगा, ऐसे रहेगा, ठीक है ना, बुध ग्रह हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 25 नंबर है कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो 24 का हो जाएगा आप सभी का बुध ग्रह। बुध ग्रह एक ऐसा है जिसमें कि आप सभी के चंद्रमा की तरह इसमें भी कलाएं होती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 26 नंबर है कि बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? जो बुध ग्रह है वो सूर्य का चक्कर लगाने में कुल कितना समय लेता है? कुल कितना समय लेता है, कितना दिन लेता है? तो 26 का जाएगा आप सभी का 88 डेज लेता है, यानी कि 88 डेज लेता है, ठीक है ना, दिन लेता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 27 नंबर की। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो 27 का जगह आप सभी का बुध हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो 28 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुक्र को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 29 नंबर की। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, ऐसे कौन दो ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है? तो शुक्र और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को शाम के तारा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 31 नंबर की। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो 31 का जगह सी यानी कि शुक्र ग्रह का। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की उपसर स्थिति किस महीने में होती है? यानी कि पृथ्वी की उपसर मतलब न्यूनतम की बात की जरा कम से कम किस महीने में होती है? तो यह जगह सी का जनवरी महीने में होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 33 नंबर की। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो 33 का जगह आप सभी का स्वेस हो जाएगा, स्वेस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 34 नंबर की। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो 34 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि नीफे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, नीफे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 35 नंबर की। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? तो 35 का जगह बी यानी कि सीमा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी स्रोत क्या है? तो 36 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि भूकंप विज्ञान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे का कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? मेटल में पाया जाता है। तो 37 का जगह आप सभी का सी यानी कि 68% पाया जाता है यार, 68%, 68% पाया जाता है, 68%। अगला कि स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो 38 का जगह आप सभी का डी यानी कि 100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो 39 का जगह ऑप्शन नंबर सी यानी कि एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर की। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 29.2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 41 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना होता है? तो 41 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि लो हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 42 नंबर की। पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो 42 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि सीमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 43 का जगह ऑप्शन नंबर डी यानी कि 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 44 नंबर प्रश्न की देशांतरों की संख्या कुल कितनी है? तो देशांतरों की संख्या की बात करें तो 360 हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नगर में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो 45 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि सिंगापुर हो जाएगा यार, मध्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो 46 का हो जाएगा आप सभी का जायरे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो 47 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 180 डिग्री पर हो जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रीनविच किस देश में है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूके हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 मिनट होता है। 4 मिनट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये भी वहां पर लिखना है कि आप सभी ने 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए। तो आप लोग इस चीज को कंप्लीटली आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है कि आप लोग कितना स्कोर कर पाएं, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में कैसे एग्जाम कंडक्ट कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को एंड करते आज की इस लास्ट प्रश्न के साथ। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।